हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। वेव ऑप्टिक्स में समझिए 4 पिलर्स है। पहला पिलर हम लोगों ने देखा हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस ने जो लाइट को वेव कहा, उसके हिसाब से उन्होंने जो अपना प्रिंसिपल दिया है, हाइगेंस प्रिंसिपल। दूसरा हुआ इंटरफेरेंस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा डबल स्लिट का इंटरफेरेंस। उसके बाद तीसरा हम लोगों ने पढ़ा सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन। और चौथा है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो देखिए, समझने का ठीक से कोशिश कीजिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का होता है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वह डिस्प्लेसमेंट प्रोपेगेशन के डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर होता है। यानी लाइट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके परपेंडिकुलर अगर कोई चीज़ वाइब्रेट करे तो उसको मतलब हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही करे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो हम लोग 11th में पढ़े हैं साउंड में। तो देखिए, ये पोलराइजेशन एप्लीकेबल है सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में। अच्छा, अब देखिए, लाइट जो है वो 2 तरह के फील्ड से मिलकर बनता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड भी। दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पर ऑसिलेट करता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करेगा, यानी 90 डिग्री पर। और एक बात है कि मान लीजिए लाइट अगर इधर आता है इस साइड में, तो आपको सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा जिस पर मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगा। तो वही है कि लाइट जो है 2 फील्ड के ऑसिलेशन से बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमारा लाइट जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड से मतलब नहीं है। तो अब अगर देखिए, पोलराइज्ड लाइट किसको या पोलराइजेशन किसको कहते हैं, तो यदि लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी खास एक लाइन पर के पैरेलल या अलोंग ए लाइन अगर ऑसिलेट करता है, तो ऐसे लाइट को हम लोग पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। आ गई होगी बात समझ में कि जब लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कोई एक फिक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट करे या कोई लाइन के पैरेलल ऑसिलेट करे, तो वैसे ही लाइट को हम लोग पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो पोलराइज्ड लाइट का मतलब ये, या तो उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है या लीनियरली पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। कुछ बोल सकते हैं, बात एक ही है। और एक बात और है कि लाइट जो है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड भी हो सकता है और एलिप्टिकली पोलराइज्ड भी हो सकता है, लेकिन वो
हम लोगों को उतना उसके डिटेल में नहीं जाना है। हम लोगों को प्लेन पोलराइजेशन या लीनियर पोलराइजेशन को देखना है। तो ये हो गया पोलराइड लाइट। यानी एक लाइन में अगर कहा जाए तो पोलराइड लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसी फिक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। ओके, अब चलिए अनपोलराइड लाइट, इसको समझिए। तो अनपोलराइड लाइट कैसे होता है? तो लाइट आता है कहाँ से? तो लाइट एटॉम जो है वही लाइट का सोर्स है। और जो एटॉम लाइट छोड़ता है, एमिट करता है, वह किसी एक समय एक ही डायरेक्शन में छोड़ेगा, दूसरे समय फिर दूसरे डायरेक्शन में छोड़ेगा। इस टाइप की बात वही एटॉम। और मान लीजिए बहुत सारे एटॉम्स हैं कोई भी, मान लीजिए बॉडी में, तो कहने का मतलब सब डिफरेंट डायरेक्शंस में, मतलब ये अपना ये लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा। लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हर एक एटम्स का डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है कि किसी एक पॉइंट पर टोटल का अगर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लें तो वह बड़ा रैंडमली और क्विकली यानी रैंडमली एंड रैपिडली उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चेंज करेगा। नेचुरली, क्योंकि ऑल एटम्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो ऑसिलेट करता है। किसी पॉइंट पर सबका अगर हम रिजल्टेंट लेते हैं तो वह जो है वो भी चेंजिंग होगा, तो वो भी रैंडमली और रैपिडली चेंज करेगा। तो इस प्रकार की लाइट का जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है रैंडमली और रैपिडली चेंज करे, तो वैसे लाइट को हम लोग कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। तो कहाँ से आता है अनपोलराइज्ड लाइट? यही हम लोगों का ऑर्डिनरी सोर्स, जैसे ये बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, कैंडल हुआ या सनलाइट हुआ, ये सारा का सारा आपको अनपोलराइज्ड लाइट का सोर्स है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑलवेज किसी पॉइंट पर चेंज करते रहेगा। तो आप पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में जान गए। अब आइए पोलराइड्स। पोलराइड्स क्या है? ये एक ऐसा यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जिसके द्वारा अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदला जाता है। तो ये क्या चीज होता है? तो सर्कुलर टाइप का आपको प्लास्टिक टाइप का थिन प्लेट होता है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो शीट होता है सर्कुलर प्लास्टिक लाइक शीट, सर्कुलर शीट, तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक खास डायरेक्शंस में चेन बनाता है। एक खास, मान लीजिए ये पोलराइड है प्लेट सर्कुलर, एक खास डायरेक्शन में चेन में उसका मॉलिक्यूल रहता है। हम तो एक बनाए हैं, मान लीजिए दूसरा, मान लीजिए तीसरा, ऐसे ही इस साइड भी चेन में अलाइंड रहता है। अब क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो ऑसिलेट अगर करता है इस चेन के डायरेक्शन में और आगे बढ़ता है तो एब्जॉर्ब हो जाता है पोलराइड द्वारा। क्लियर? हम समझते हैं कि हो गई बात कि कोई भी लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलोंग द चेन ऑसिलेट करता है तो वो पार नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा चेन के द्वारा और माने मॉलिक्यूल्स के द्वारा, और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा वो पार कर जाएगा, पूरे के पूरे, एक जरा भी उसमें लॉस नहीं होगा। इसीलिए उस एक्सिस को पास एक्सिस कहते हैं और इसको कहते हैं, देखिए चेन एक्सिस हमने लिख दिया है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जब अनपोलराइड लाइट जाएगा तो उसका तो डायरेक्शन कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी कोई और डायरेक्शन होगा। तो वो अनपोलराइड लाइट का डायरेक्शन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा चेंज करते रहता है, इसलिए कुछ तो इसमें भी जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। तो एक मोटा मोटी एवरेज वैल्यू ये माना जाता है कि आधा जाएगा, पार कर जाएगा पास एक्सिस होके, और आधा एब्जॉर्ब हो जाएगा। कहने का मतलब उस साइड निकलने के बाद जो इंटेंसिटी होगा वो हाफ होगा। निकलने के बाद में पोलराइड से निकलने के बाद जो इंटेंसिटी होगा वो हाफ इंटेंसिटी होगा। अब अगर इस पोलराइड प्लेट को आप रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो भी आप देखते हैं कि उस साइड कोई इंटेंसिटी में चेंज नहीं होता है। जो इंटेंसिटी हाफ इंटेंसिटी है वो बना रहता है। अच्छा, अब एक बात और है, देखिए ये मान लीजिए पोलराइड P1 है और इसके आगे एक पोलराइड P2 है। तो P2 पोलराइड होके जो मतलब अनपोलराइड लाइट जाएगा वो तो P2 के पास एक्सिस से पार करेगा। तो यानी कहीं पर जाकर मान लीजिए ऐसे इस पर पड़ा, P2 का पास एक्सिस मान लीजिए यही है। तो अब क्या है कि अगर ये पड़ गया, उसका पास एक्सिस इसके पास एक्सिस से मिल गया, तो P2 से निकला हुआ टोटल इंटेंसिटी पार कर जाएगा। और वो अगर चेन एक्सिस पर पड़ा तो एक जरा भी पार नहीं होगा लाइट। और अगर वो बीच में पड़ा तब क्या होगा, तो एक पार्ट जो ये कंपोनेंट है वो पार करेगा और ये कंपोनेंट जो है वह रुक जाएगा। अब देखिए, अब अगर आप P1 को रोटेट कीजिएगा, P1 को अगर आप रोटेट कीजिएगा तो क्या होगा, तो P1 से निकलने वाला जो लाइट है उसका इंटेंसिटी 0 से लेके मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब हुआ जो P2 से निकला वो इंटेंसिटी 0 से लेकर के वह मैक्सिमम इंटेंसिटी वैरी करेगा। यानी इंटेंसिटी उस साइड में वैरी करेगा फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। क्यों, तो कहने का मतलब जब वो पास एक्सिस के अलोंग आएगा तब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, और जब चेन एक्सिस के अलोंग आएगा तो 0 इंटेंसिटी होगा। बीच में होगा तो ऐसे ही बढ़ते 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 यहाँ 0, बढ़ते 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 इस पर एकदम फुल हो जाता है। इसलिए P2 से निकला हुआ लाइट को अगर P1 पर डालते हैं, P1 वाला पोलराइड पर, और P1 को घुमाते हैं तो नेचुरली 0 से लेके मैक्सिमम इंटेंसिटी तक या फुल इंटेंसिटी जो कहिए तक, मतलब जो वैरी करेगा उस साइड में निकलने वाला लाइट का इंटेंसिटी 0 टू फुल इंटेंसिटी, फुल माने P2 का फुल इंटेंसिटी में वैरी करेगा। तो यही है आपको पोलराइड। इसका यूज कहाँ होता है, तो सन ग्लासेज में, चश्मा जो आप लगाते हैं अगर पोलराइड का अथी है तो वो जो है आपको ज़्यादा चमक नज़र नहीं आएगा, मना ठीक लगेगा। विंडो पैन्स लोग
घर में विंडो पैन्स में पोलराइड वाला प्लेट डाल देते हैं, जिसके कारण से कि ज़्यादा धूप का इंटेंसिटी नहीं बुझाता है। कैमराज वगैरह में भी इसका यूज होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर है, और आगे हम लोग अब दूसरा आइटम इसी में देखेंगे। अब हम लोग लॉ ऑफ मैलस पढ़ेंगे। देखिए यहाँ हमने एक पोलराइड बनाया है जिसका पास एक्सिस ये है और चेन एक्सिस परपेंडिकुलर ये है। मान लीजिए एक पोलराइड P2 से पोलराइड लाइट जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये P1 है। मान लीजिए ये पोलराइड P1 है। P2 से पोलराइड लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जब पास एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करेगा तो टोटल लाइट निकल जाएगा, यानी इंटेंसिटी P1 से निकलने के बाद भी सेम होगा। और अगर वो चेन एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करेगा तो एक जरा भी लाइट नहीं निकलेगा, यानी इंटेंसिटी 0। अच्छा, लेकिन अगर P2 से आया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर P1 पर पास एक्सिस से थीटा एंगल बनावे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा। एक अलोंग द पास एक्सिस होगा E cos थीटा एंड परपेंडिकुलर टू द पास एक्सिस यानी चेन एक्सिस के अलोंग होगा E sin थीटा। तो E sin थीटा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। E cos थीटा जो है पार करेगा, पूरा का पूरा नहीं पार करेगा, E cos थीटा पार करेगा। अब मान लीजिए इस वेक्टर का एम्पलीट्यूड है E नॉट, तो E नॉट cos थीटा एम्पलीट्यूड हुआ। तो कहने का मतलब हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लिया जाए कि उसका इंटेंसिटी I नॉट है, जो P2 से आया है पोलराइड से, वो I नॉट है। तो अब P1 में थीटा एंगल से पास करता है, तो कहने का मतलब I नॉट cos थीटा cos स्क्वायर थीटा कंपोनेंट पार करेगा, क्योंकि E वेक्टर का E नॉट cos थीटा जो है वह पास करता है। तो उसका स्क्वायर कीजिए तो E नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही I नॉट होगा। तो वही I नॉट cos स्क्वायर थीटा। तो E हुआ I माने इससे निकलने वाला P1 से निकलने वाला जो लाइट होगा उसका क्या इंटेंसिटी होगा, तो उसका इंटेंसिटी इस तरह से वैरी करेगा। यदि P1 से निकला हुआ वेक्टर थीटा एंगल बनाता है तो I इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मैलस। तो मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए P2 कोई पोलराइड इधर है, इधर इससे पोलराइड लाइट गिरता है इस P1 पर, इसको आप P1 मानिए। तो अगर पास एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है इधर से जाने वाला का P2 से, तो सब पूरा का पूरा उस साइड सेम इंटेंसिटी होगा। इसके अलोंग चेन एक्सिस के अलोंग अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट करता है तो उस साइड में एकदम कोई भी लाइट नहीं जाएगा, सब एब्जॉर्ब हो जाएगा।
अगर थीटा एंगल पर मतलब ऑसिलेट करता है पास एक्सिस से थीटा एंगल पर, तो पास एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो तो पार होगा, लेकिन चेन एक्सिस वाला कंपोनेंट इसका पार नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का आपको एम्पलीट्यूड ई नॉट हो, तो आई नॉट बराबर होगा ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट होगा ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब वही कंपोनेंट पार करेगा जिसका इंटेंसिटी इतना है। अब थीटा का जो भी वैल्यू हो वो आप इसमें डालिएगा, इससे यानी P1 से निकलने वाले का इंटेंसिटी निकल जाएगा। इसी को लॉ ऑफ मैलस कहते हैं। हाँ, दिस इक्वेशन इज नोन एज लॉ ऑफ मैलस। तो मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और अगर पसंद है तो लाइक कर देंगे, और ये जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा देंगे ताकि आपको वीडियो पहुंचता रहेगा। और दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से मदद कर दीजिए, उसका भी स्टडी चलते रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।